जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी की गतियाँ एवं इसके प्रभाव के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पृथ्वी अर्थ। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसको नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि 2/3 हिस्से पर सागरीय जल होने के कारण पृथ्वी का वायुमंडल समस्त रंगों को अवशोषित कर देता है। क्योंकि जो 2/3 हिस्से पर पृथ्वी के सागरीय जल होने के कारण पृथ्वी का वायुमंडल समस्त जो रंग होते हैं उनको अवशोषित कर देता है तथा नीले रंग को परावर्तित करता है। इसलिए जो पृथ्वी है अंतरिक्ष पर नीली दिखाई दे अंतरिक्ष पर देखते हैं तो नीली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो पृथ्वी है उसके 71% भाग पर पानी है। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? पानी है। इसलिए अंतरिक्ष पर देखने से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 14.98 करोड़ या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो पृथ्वी है सूर्य के मध्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। जो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसे एक खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। जो पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरे स्थान पर स्थित है। ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। दूसरे नंबर पर है शुक्र। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। चौथे नंबर पर मंगल। पांचवें पे बृहस्पति। छठे पे शनि। सातवें पे अरुण। आठवें पे वरुण। और 2006 से पहले एक ग्रह और था जो सौरमंडल का हिस्सा था, प्लूटो ग्रह, जिसे बोना ग्रह भी कहा जाता है। उसे 2006 के बाद उसे सौरमंडल के जो ग्रह है उससे बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वह जो क्राइटेरिया होता है पृथ्वी के चक्कर, इनके सूर्य के चक्कर लगाने का कक्ष, उससे बाहर कर दिया है। आकार के आधार पर जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। उसके बाद शनि दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा अरुण है। चौथे नंबर पर सबसे बड़ा वरुण है और पांचवें नंबर पर अपना पृथ्वी ग्रह है। आकार के आधार पर अपनी पृथ्वी पांचवी सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सूर्य से क्रम में पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है और बुध है। आकार के आधार पर सबसे छोटा ग्रह बुध है, और जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसमें लगभग सौरमंडल में आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। गोल्डीलॉक्स के अनुसार किसी भी ग्रह की सूर्य से वह अधिकतम दूरी सूर्य की वह अधिकतम दूरी जहां पर्याप्त सूर्य ताप से जीवन की संभावना पाई जाती है। गोल्डीलॉक्स के अनुसार किसी भी ग्रह की सूर्य से वह अधिकतम दूरी जहां पर्याप्त सूर्य ताप से जीवन की संभावना पाई जाती है, इस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स कहते हैं। जो ये क्षेत्र है इसे गोल्डीलॉक्स कहते हैं। वर्तमान में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी को जीवित ग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी है इसलिए इसे जीवित ग्रह कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से
13 लाख गुना बड़ा है। जो सूर्य है पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना है। जो सूर्य की त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। जो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जो सूर्य है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। जो सूर्य की त्रिज्या है और पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। जबकि जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य का ग्रेविटी फोर्स है, वो बल पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। अक्ष या अक्षीय पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है उसे अक्ष कहलाती है। यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है उसे अक्ष कहते हैं। जैसे यह पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा ये काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, पंद्रह के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे अक्ष कहते हैं। कक्षा ऑर्बिट किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पथ जिस पर वह घूमता है या कक्ष या ऑर्बिट कहलाता है। जो कोई भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पथ पर जिस पथ पर वह घूमता है उसे कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, जो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, जबकि कक्षीय तल पर झुकाव 66.5 डिग्री है। जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री है, जबकि जो कक्षीय तल पर झुकाव है 66.5 डिग्री है। पृथ्वी की गतियाँ, जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से घूर्णन गति करती है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर की रफ्तार से घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर की रफ्तार से घूर्णन करती है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, घूर्णन गति जिसे परिभ्रमण गति या दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, घूर्णन गति, परिभ्रमण गति जिसे दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरी है परिक्रमण गति जिसे वार्षिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड का समय लगता है। इसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। जो पृथ्वी एक दिन में यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का जो समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, उसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। पृथ्वी अपने घूर्णन के साथ साथ सूर्य का परिक्रमण भी करती है। पृथ्वी है जो अपने घूर्णन के साथ साथ सूर्य का परिक्रमण भी करती है, इसलिए एक घूर्णन करने में पृथ्वी को थोड़ा आगे खिसक जाती है, इसलिए 3 मिनट 56 सेकंड का अधिक समय लगता है। और इसके अतिरिक्त समय को नक्षत्र दिवस के साथ जोड़ दिया जाता है और एक सौर दिवस की प्राप्ति होती है। जब पृथ्वी अपने घूर्णन के साथ साथ सूर्य का परिक्रमण भी करती है, जो पृथ्वी अपने घूर्णन के साथ साथ सूर्य का परिक्रमण भी करती है, तो एक घूर्णन करने में जो पृथ्वी को थोड़ा आगे खिसक जाती है, इसलिए 3 घंटे 56 मिनट 56 सेकंड का अधिक समय लगता है। और इस अतिरिक्त समय को नक्षत्र दिवस के साथ जोड़ दिया जाए तो एक सौर दिवस की प्राप्ति होगी। जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो पृथ्वी है उसका रोटेशन है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और सौर दिवस 24 घंटे का होता है, जबकि नक्षत्र दिवस होता है
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। जो नक्षत्र दिवस होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। नक्षत्र दिवस में सूर्य दिवस को जोड़ दिया जाए तो यह 24 घंटे का होता है। घूर्णन के प्रभाव, जो पृथ्वी के घूर्णन है उसके प्रभाव, जिससे क्या होता है, पहला है दिन रात की प्राप्ति। जो पृथ्वी के घूर्णन से क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है, पहला है दिन रात की प्राप्ति। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात की स्थिति प्राप्त होती है। जो पृथ्वी है उसके घूर्णन के कारण दिन रात की प्राप्ति होती है। प्रदीप्ति व्रत, प्रदीप्ति व्रत वह काल्पनिक व्रत जो दिन एवं रात के क्षेत्रों को अलग करता है, उसे प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। जैसे यह पृथ्वी है और ये व्रत है, ये रेखा है काल्पनिक रेखा, तो ये काल्पनिक व्रत है जो दिन एवं रात के क्षेत्रों को अलग करता है, इसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। इसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। जैसे इधर सूर्य है, यहाँ सूर्य है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य की किरणें पड़ेगी तो यहाँ पर दिन होगा, यहाँ पर दिन होगा, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर रात होगी। तो ये दोनों को विभाजन करने वाली जो रेखा है काल्पनिक रेखा, इसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। अब केंद्रीय बल, पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, 1670 किलोमीटर हावर तथा ध्रुव की ओर इसमें निरंतर कमी आती है। पृथ्वी की घूर्णन गति से अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उससे अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, इसीलिए अपकेंद्रीय बल का मान भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। जो पृथ्वी की घूर्णन गति है से अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, इसलिए अपकेंद्रीय बल का मान भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। अपकेंद्रीय बल के कारण किसी भी व्यक्ति का भार भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुव पर अधिक होता है। जो अपकेंद्रीय बल है उसके कारण किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है वह भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुव पर अधिक होता है। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगने वाला बल है। जो अभिकेंद्रीय बल है वो केंद्र की ओर लगने वाला बल है होता है, अतः भूमध्य रेखा को ध्रुव की ओर जाने पर अभिकेंद्रीय बल के मान में निरंतर वृद्धि होती है। जो अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है, अतः भूमध्य रेखा को ध्रुव की ओर जाने पर अभिकेंद्रीय बल के मान में निरंतर वृद्धि होती है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा पृथ्वी के सम्मुख भाग पर सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के सम्मुख भाग व सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार की प्राप्ति होती है, लेकिन विमुख भाग पर पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल द्वारा ज्वार की प्राप्ति होती है, जबकि लंबवत कोण पर भाटा की प्राप्ति होती है। जो ज्वार भाटा है, जो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा महासागरीय जल ऊपर उठना और नीचे गिरना की घटना घटित होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागर का जल ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं, और नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। महासागरीय धाराएं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण महासागरीय जल घूर्णन के विपरीत दिशा में संचरित होने लगता है, जिससे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होने लगती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण सागरीय जल घूर्णन के विपरीत दिशा में संचरित होने लगता है, जिससे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होने लगती है। पवन प्रवाह, सूर्य के प्रवाह से दिन तथा रात्रि के तापमान में अंतर उत्पन्न होता है। जो सूर्य के प्रवाह से दिन तथा रात्रि के तापमान में अंतर उत्पन्न होते हैं, जिसमें
निम्न ताप वाले क्षेत्रों में उच्च दाब तथा उच्च ताप वाले क्षेत्रों में निम्न दाब की प्राप्ति होती है। पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर संचरित होता है। जो पवन है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर संचरित होता है, इसलिए धरातल पर पवन प्रभाव प्राप्त होता है। पृथ्वी का आकार, साइज ऑफ अर्थ। पृथ्वी का आकार गुलाबी लद्वक्ष गुलाबीय जियोड है। 4.6 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के उत्पत्ति कालखंड में पृथ्वी को उच्च तापमान युक्त गैसीय आकीय गोले के समान विघूर्णन के प्रभाव से विषुवतीय क्षेत्र में अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक तथा ध्रुव पर सबसे कम होने के कारण विषुवतीय क्षेत्र का भार लिए हुए है, जबकि ध्रुव पर पृथ्वी चपटी है, इसलिए पृथ्वी का आकार गुलाबी है। जो पृथ्वी का आकार है वो गुलाबी जियोड है। देशांतरी रेखाओं का निर्धारण। देशांतरी रेखाओं का निर्धारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण 360 देशांतर रेखाएं प्राप्त होती है। जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसके कारण 360 देशांतर रेखाएं प्राप्त होती है, जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और कुल 360 देशांतर रेखा होती है। जो अगर एक घंटे में 360 जो देशांतर रेखाएं उसे 24 घंटे से डिवाइड करें तो 15 देशांतर रेखाएं प्राप्त होगी। यानी जो एक देशांतर रेखा है, जैसे एक 360 देशांतर रेखाएं और 15 डिग्री देशांतर रेखाएं, इसे 15 डिग्री देशांतर रेखाएं 15 देशांतर रेखाएं उसे मिनट में जो 60 मिनट है उसे जिसे 1 आवर में प्राप्त होती है। जो 15 डिग्री देशांतर रेखाएं उन्हें पार करने में 1 आवर लगता है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो जो 1 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसे पार करने में 4 मिनट लगते हैं। उसे जैसे 60 मिनट में जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसे 15 से डिवाइड करने पर 4 मिनट प्राप्त होते हैं। तो एक देशांतर रेखा है उसे पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण। जो अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण भी होता है, पृथ्वी के घूर्णन से देशांतर रेखाएं निर्धारण होती है। जो पृथ्वी के घूर्णन है उससे देशांतर रेखाओं का निर्धारण होता है और इन रेखाओं की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन से सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है। जो पृथ्वी का घूर्णन है उससे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड होता है, जिसे लगभग 365 दिन 6 घंटे माना जाता है। जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड है, जिसे लगभग 365 दिन या 6 घंटे माना जाता है। जो पृथ्वी का परिक्रमण गति है वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना जो क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दी गई है। जो पृथ्वी केंद्रित संकल्पना है वो क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दी गई है। प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल के केंद्र में है। जो पृथ्वी है हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और सूर्य सहित सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी का परिक्रमण कर रही है। सूर्य केंद्रित संकल्पना निकोलस। सूर्य केंद्रित संकल्पना निकोलस कोपरनिकस। यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, बल्कि पृथ्वी सहित सभी खगोलीय पिंड सूर्य की चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं। 6वीं शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक सूर्य सिद्धांत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
परिक्रमण कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सूर्य की दिशा के विपरीत परिक्रमण करती है। जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज सूर्य की घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमण करती है। प्रभाव उपसौर एवं अपसौर की स्थिति, मौसम परिवर्तन, संक्रांति की प्राप्ति, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं का निर्धारण, दिन एवं रात्रि के समय में अंतर। तो पहला प्रभाव देखेंगे अपसौर एवं उपसौर की स्थिति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमण करती है। जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमण करती है। इससे दो स्थितियां प्राप्त होती है। उपसौर, इससे दो स्थितियां प्राप्त होती है। अपसौर पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी है, जो ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, जिसके मध्य अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी उसको अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। जो अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को प्राप्त होती है। जो अपसौर है उसकी जो स्थिति होती है वह 4 जुलाई को प्राप्त होती है। जबकि उपसौर पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। जो पृथ्वी है और सूर्य है उसकी जो न्यूनतम दूरी है उसको उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को प्राप्त होती है। जो उपसौर की स्थिति है 3 जनवरी को प्राप्त होती है। उपसौर की स्थिति में सूर्य तब 2% से अधिक प्राप्त होता है। जो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को प्राप्त होती है। उपसौर की स्थिति सूर्य तब 2% से अधिक प्राप्त होता है। यह 3 जनवरी को प्राप्त होता है। जो सूर्य है और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी है उसे उपसौर कहते हैं। यह घटना 3 जनवरी को होती है। मौसम परिवर्तन, संक्रांतियों की प्राप्ति। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी और ग्रीष्म अयनांत में उत्तरी अयनांत 21 जून जो मौसम परिवर्तन है। जो उत्तरी गोलार्ध में तो सर्दी होती है, दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होती है और शीत अयनांत और दक्षिण अयनांत में ये घटना जो ग्रीष्म अयनांत जो उत्तरी अयनांत की घटना 21 जून को घटित होती है, जबकि शीत अयनांत दक्षिण अयनांत की घटना 22 दिसंबर को घटित होती है। और जो बसंत विषु की घटना है, बसंत विषु की घटना जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बसंत विषु जो विषु की घटना है, विषु 21 मार्च को घटित होती है। संक्रांति किसे कहते हैं? सूर्य की अधिकतम दूरी का वह बिंदु जहां सूर्य की अधिकतम दूरी का वह बिंदु जहां से सूर्य वापस होता है उसे संक्रांति कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तथा कक्ष तल पर 86.5 डिग्री का झुकाव सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तथा कक्ष तल पर 66.5 डिग्री का झुकाव लिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। इससे सूर्य का आभासी विस्थापन उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसी को सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन होना कहते हैं। विषुव, जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुव रेखा पर पड़ती है, जब सूर्य की लंबवत किरणें, जो सूर्य की लंबवत किरणें होती है, ये तो क्षैतिज किरणें होती है, ये लंबवत किरणें होती है जो विषुवत रेखा पर पड़ती है तो उसे विषुव कहते हैं। विषुव 2 प्रकार के होते हैं, बसंत विषुव, शरद विषुव। जो ये पृथ्वी है, जो बीच की रेखा है, इसे विषुव कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं।
इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री पर होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। जो बसंत विषुव है, बसंत विषुव जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इसे उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आगमन होता है। शरद विषुव जब 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे शरद या पतझड़ विषुव कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति में गोलार्ध में पतझड़ या शरद ऋतु का आगमन होता है। विषुव की इस स्थिति में दोनों गोलार्ध में दिन एवं रात्रि की अवधि बराबर होती है। जो 23 सितंबर को विषुव की इस स्थिति में जो दिन रात की स्थिति होती है वो बराबर होती है। अयनांत जब सूर्य कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को अयनांत कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ग्रीष्म अयनांत, उत्तरी अयनांत या कर्क संक्रांति। जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो उसे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तथा दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी की स्थिति प्राप्त होती है। जब ग्रीष्म अयनांत 21 जून को प्राप्त होता है, इस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। शीत अयनांत, दक्षिण अयनांत या मकर संक्रांति जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दी के दिन होते हैं। यह स्थिति 22 दिसंबर को प्राप्त होती है। इसलिए इस स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं का निर्धारण, जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं उनका निर्धारण, जो ये 0 डिग्री है अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में इसे मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में इसे कर्क रेखा कहते हैं, जो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। दिन रात की अवधि में अंतर, सूर्य के दोनों गोलार्धों में आवासीय विस्थापन के कारण दिन एवं रात्रि की अवधि में अंतर आता है। यदि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो वहाँ दिन बड़े एवं रात्रि छोटी होती है। इसका ठीक विपरीत दक्षिण गोलार्ध में होता है। दोनों ध्रुवों पर सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें कभी भी प्राप्त नहीं होती। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात होती है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात्रि होती है। आई होप सभी कंपटीशन की तैयारी करने वालों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।